बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिन का चैप्टर नंबर 80 है, दैट इज़ बेस्ड मेनली ऑन कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म विटामिन डी बोन एंड टीथ। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताती रहूँगी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले जो इन्होंने बताया है दैट इज़ the heading is the overview of calcium and phosphate regulation in the plasma and the extracellular fluid। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो इन्होंने टोटल बॉडी कैल्शियम बताया कि वो अमाउंट कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, इसने लिखा है दिस इज़ 9.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, दैट इज़ इक्वल टू 2.4 मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम पर लीटर। ठीक है, ये इसने अमाउंट बताई है कि टोटल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर जो आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड कैल्शियम वो इतनी होती है। ठीक हो गया। फिर इसने आगे बताया कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, की रोल क्या है इसमें। सबसे पहले क्या है कि देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल कार्डियक एंड द स्मूथ मसल्स। दूसरा वाला होता है ब्लड क्लॉटिंग एंड द थर्ड वन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। The contraction of skeletal cardiac and the smooth muscles, blood clotting and the transmission of nerve impulses। ठीक है, अब क्योंकि नर्व इम्पल्सेस की इसने ट्रांसमिशन करनी है, तो अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा तो दैट विल लीड टू अ प्रोग्रेसिव डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, और अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम बताई है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कैसी होती है। ठीक है, तो वो इसने बताया कि देखो, जो हमारे पास टोटल आउट ऑफ द टोटल कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 0.1% है, सेल्स और ऑर्गेनेल्स के अंदर 1% है, और बाकी जो 98.9% है ना, वो किधर है, दैट इज़ देयर इन अवर बोन्स। ठीक है, यानी कि 0.1% इज़ इन अवर सेल्स, 1% is there in our 0.1% is there in the extracellular fluid, 1% is there in the cells and organelles, and this 98.9% is there in the, क्या कहते हैं, दैट इज़ देयर इन आवर बोन्स। और बोन्स जो हैं वो इस तरीके से एक रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर रही हैं कि जब उनके अंदर कैल्शियम जो है वो एक्सेस में होती है ना, तो या जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम एक्सेस में होती है तो बोन्स उस कैल्शियम को स्टोर करना शुरू करती हैं, और जब कैल्शियम जो है उसके लेवल्स लो होते हैं तो फिर वो कैल्शियम को रिलीज़ करना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है रिलीजिंग कैल्शियम व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज एंड स्टोरिंग एक्सेस कैल्शियम। ठीक है, फिर इसने फॉस्फेट के लेवल्स बताए हैं। अच्छा, इसने बताया कि जो फॉस्फेट का रेगुलेशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कैल्शियम की रेगुलेशन बड़ी वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, नॉट नियरली एज वेल रेगुलेटेड एज कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। और कैल्शियम फॉस्फेट का ये है कि 85% जो है वो हमारी बोन्स में है। ठीक है, 85% बोन्स में है, 14 to 15% हमारे सेल्स में। यहाँ तो हमने सिर्फ 1% सेल्स में बोला था, यहाँ पर हमने बताया है कि 14 to 15% सेल्स में है, लेस देन 1% हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। वहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 0.1% था, तो यहाँ है 85%। वो कहाँ पर है, दैट इज़ इन अवर बोन्स। वहाँ पे क्या था, 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद हमने बताया कि 14 to 15% हमारे पास जो है वो हमारे सेल्स में है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास लेस देन 1% हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। ठीक है, बोन्स, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये आपने बता दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ हाउ कैल्शियम इज़ देयर इन अवर प्लाज्मा एंड इन अवर इंटरस्टाइशियल फ्लूइड। तो जो हमारी कैल्शियम होती है ना, वो 3 फॉर्म्स में होती है, जो कि आप इस ग्राफ से देख सकते हो। ठीक है, अब ये ग्राफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास 41% जो कैल्शियम होती है ना, दैट इज़ एक्चुअली बाउंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स, 41%। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल कैल्शियम जो कि हमने पढ़ा कि 9.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, उसमें से हमारे पास क्या है कि जो 41% है वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड है, तो डेफिनेटली इट कैन नॉट क्रॉस, इट कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज़ अ नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें, साथ साथ इधर से भी पढ़ते जाएँ कि 41% इट्स द नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म बिकॉज इट इज़ कम्बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स। फिर उसके बाद हमने बताया कि कुछ हमारे पास एनायनिक सब्सटेंसेस के साथ कंबाइंड है। ठीक है, बट इट इज़ अनआयनाइज्ड, सो 9% जो है दैट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद एनायनिक सब्सटेंसेस बट इट इज़ अनआयनाइज्ड, एंड 50% जो है हमारे पास कैल्शियम जो है दैट इज़ आयनाइज्ड कैल्शियम। ठीक है, दैट इज़ 50% जो कैल्शियम है दैट इज़ इन द आयनाइज्ड फॉर्म।
ठीक है। यानी कि अभी हमने जहाँ बोला था कि 9.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर और 2.4 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम पर लीटर, तो अगर इसमें से, ये तो हमारे पास टोटल कैल्शियम थी ना 2.4 वाली, तो अगर हमने कहना हो कि भाई इसमें से कैल्शियम आइंस कितनी है, डाइवेलेंट की फॉर्म में कितनी है, तो दैट इज़ 1.2 मिलीमोल्स, हाफ ऑफ 2.4। ठीक हो गया। चलें जी, इस पेज में यही एक काम की बात थी आई थिंक। आगे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, ये वाला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फॉस्फेट के लेवल्स बताए हैं कि फॉस्फेट में कुछ जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसने बताया कि कुछ हमारे पास इस सॉल्ट की फॉर्म में होता है, कुछ एसिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, जब पीएच बढ़ती है तो हमारे पास आमतौर पे क्या होता है कि एसिड के लेवल सॉल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द एवरेज टोटल क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बोथ फॉस्फेट आइंस, दैट इज़ 4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। 4 milligrams per deciliter, and that is varying between normal limits of 2 to 4 milligrams per deciliter in adults and 4 to 5 milligrams per deciliter in children। तो बस इतना याद रख लो कि हमारे पास 4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एवरेज टोटल क्वांटिटी है, ये भी बहुत है। ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया है कि नॉन बोन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टर्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशंस। पहले हम देखते हैं कि भाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशंस की वजह से क्या मसला होता है। ठीक है, तो अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो नर्वस सिस्टम एक्साइट होगा। बस इस तरह से याद कर लो कि कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है और नर्वस सिस्टम की एक्साइटमेंट का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कैल्शियम का लेवल कम होता है तो आपकी जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना, वो मज़ीद एक्साइटेबल हो जाती है सोडियम आइंस के लिए। ठीक है, इसकी वजह से इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और आसान हो जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब आपकी प्लाज्मा आयन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 50% बिलो नॉर्मल होती है तो आपके जो पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं, जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वो इतना एक्साइटेबल होता जाता है कि वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज करता जाता है। ठीक है, और वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज करके नर्व इम्पल्सेस के जो सिग्नल्स हैं वो किधर भेज रहे हैं, टू द पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को फ़ौरन सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से टेटनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, टेटनी होना शुरू हो जाता है। अब टेटनी में जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो टेटनी में स्टार्ट होती है, दैट इज़ बिफोर टेटनी डेवलप्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उससे पहले स्टार्ट हो जाता है कार्पोपीडल स्पैज्म। कार्पोपीडल स्पैज्म यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, सिर्फ इसने हैंड को शो किया, पीडल मीन्स फीट के भी स्पैज्म साथ ही साथ हो रहा होता है। तो एक तो अफेक्ट हो जाता है हमारे पास किस पे, स्केलेटल मसल्स पे, दूसरा अफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे, एंड दैट विल लीड टू सीजर्स। ठीक है, तो बस ये कि आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन इतनी एक्साइटेबल हो जाती है कि अभी कोई मतलब कैल्शियम अंदर जाता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है, लेकिन उसके बावजूद ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स तक ट्रैवल करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, अच्छा, और आमतौर पर ये जो टेटनी की कंडीशन है वो फ़ौरन इस तरह नहीं होता कि थोड़ा सा आपका कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 9.4 से थोड़ी सी कम होकर 9 पे चलेगी तो आप कह लो कि भाई टेटनी हो जाएगा। नहीं, इतना नहीं। 9.4 से जब ये 6 पे चली जाती है, विच इज़ अबाउट 35% बिलो द नॉर्मल वैल्यू, तब हमारे पास टेटनी कंडीशन आती है। यानी कि अगर आप किसी का पेशेंट का देख लें कि उसका लेवल 6 के करीब जा रहा है, तो इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिग्नल। इन्होंने इवन कहा है कि 4 पे तो बिल्कुल लीथल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ये कि एक्सट्रीम मतलब जो अफेक्ट्स होते हैं ना एक्सट्रीम हाइपोकैल्सीमिया के, एक्सट्रीम हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो जाता है, यानी कि हमने आप कह लो कि 6 से 4 के बीच में क्या क्या कंडीशन आएंगी, 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो उसमें उन्होंने 3 बातें बताई हैं। एक तो हमने पढ़ लिया था ना कि इंक्रीज न्यूरोनल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। इसके अलावा हमने शुरू में पढ़ा था कि इसका ब्लड क्लॉटिंग में रोल है, तो इट हैज़ एन इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, और हार्ट की जो डायलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आपका जो क्यूटी इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। ठीक है, मार्क डायलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब हमने पढ़ना है व्हाट हैपन्स इन हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में ये होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सारा डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ नर्वस सिस्टम बल्कि आपका मसल और आपका जीआईटी ट्रैक्ट। तो नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन की वजह से क्या होगा कि आपके रिफ्लेक्सेस जो जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं वो नहायत स्लगिश हो जाएंगे। हार्ट की वजह से, मतलब एक तो मसल्स में हमारे पास दो आ जाते हैं ना, स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआईटी एंड द कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि इट विल डिक्रीज द क्यूटी इंटरवल ऑफ द हार्ट।
ठीक है। और इसके अलावा ये कि इट विल लीड टू लैक ऑफ एपिटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और इसका लेवल आमतौर पर 9.4 से 17-15 तक चला जाता है, और इतना ज़्यादा चला जाता है कि इवन कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब 10 मिनट्स हो गए। अब हम ऐसे करते हैं नेक्स्ट पार्ट को ना, बल्कि कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, अच्छा यहाँ पे एक और बात भी है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो ये कंडीशन आमतौर पर पैराथायरॉयड पॉइजनिंग के साथ होती है, जब बहुत ज़्यादा पैराथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, और उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो जाता है।